हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और कमिंग जून 2021 की आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं पेपर 2 कॉमर्स में एक यूनिट आता है हमारे, यूनिट नंबर 7, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक तरह से न्यूली एडिशन है ये हमारे सिलेबस में, दैट इज अबाउट पेमेंट बैंक्स। जब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स तो उसके अंदर एक ब्रांच है हमारी टाइप्स ऑफ बैंक में, पेमेंट बैंक्स। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आप इसको एंड तक देखें और अगर आप इस वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो पेमेंट बैंक्स को लेके मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में कोई डाउट लगे तो आप उसमें फिल कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहली बात, ओरिजिन पेमेंट बैंक्स कब आए इंडिया में। तो हमारे यहाँ पर पहली बात, इट्स ए न्यू मॉडल, एक नया मॉडल है। अब तक हमारे यहाँ कमर्शियल बैंक्स थे, डेवलपमेंट बैंक्स थे इंडिया में। तो एक नया कंसेप्ट किसके बेस पे आया? बेसिकली एक कंसेप्ट था हमारे यहाँ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडर्स, जिसके अंदर मैंने एग्जांपल भी लिखा आपके लिए, एयरटेल मनी इसके ऊपर काम कर रहा था, एयरटेल पेमेंट। तो एट दैट टाइम क्या था कि साहब एयरटेल ने एक ऑप्शन दिया अपने कस्टमर्स को कि आप एक डिजिटल वॉलेट रख सकते हो, कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, एटीएम कार्ड कैरी करने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, आप अपने डिजिटल वॉलेट में पैसे डालें, कोई भी आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, रिचार्ज करना तो उससे कर सकते हो। ये शुरुआत हो चुकी थी पहले, इसी को एक्सटेंड किया, एक कमेटी बिठाई आरबीआई ने, उसकी आपको डेट दे रखी है, वो आपको याद रखनी है, 23 सितंबर 2013 में एक कमेटी बिठाई आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नचिकेत मोर, नेम ऑफ द हेड ऑफ द कमेटी। तो एक कमेटी बिठाई गई, तो उनकी अपनी गाइडलाइंस आई, पहले ड्राफ्ट बनाया उन्होंने। तो जो फाइनल गाइडलाइंस लॉन्च हुई थी हमारी, वो हुई थी 27 नवंबर 2014 को। तब एक नया कंसेप्ट आया, कमेटी ने प्रपोजल दिया कि हमें एक नए तरह के बैंकिंग सिस्टम की जरूरत है, उसका नाम होगा पेमेंट बैंक्स। और आरबीआई ने लाइसेंस इशू किए 11 कंपनीज को टोटल, आल्दो एप्लीकेंट्स वर 41 एप्लीकेंट में से 11 एप्लीकेंट्स को ये लाइसेंस दिया गया और उनके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 22 एप्लीकेबल होगा। क्यों खोला मैंने आपको बताया, अभी हम उसकी बात करेंगे, क्या वजह कह रही। तो ये तो था सिर्फ ओरिजिन, उसकी हिस्ट्री क्या रही। अब आगे बढ़ते हम, क्या करता है पेमेंट बैंक ऐसा जो हमारे ट्रेडिशनल बैंक्स नहीं करते। इट इज फॉर्म्ड फॉर द स्मॉल बिजनेस हाउसेस, कोई लो इनकम हाउस होल्ड है और खास करके जो माइग्रेंट वर्कर्स है। आपको पता होगा हमारे देश में बहुत सारी स्टेट्स हैं जहां पर वर्कर्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो उनके साथ दिक्कत क्या है कि एक यूनिक आईडी जो हमारे यहाँ आधार कार्ड अब रखते हैं, वो हर जगह उतना काम नहीं कर पाता, क्योंकि माइग्रेंट हैं वो लोग, कहीं और रह रहे हैं, काम बिलोंग कहीं और से करते हैं। उनको बैंकिंग के अंदर डालना, जो छोटे छोटे बिजनेस हाउसेस हैं उनके लिए, या जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए खोला गया। और मेन जो प्रमोट किया गया हमने एक वर्ड, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेसिक मोटो था कि इंडिया में हर व्यक्ति के पास उपलब्ध बैंक में अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंडर पेमेंट बैंक की स्थापना की गई और आप अपने यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी का है, आपका वाटर बिल है, आपका रिचार्ज ऑप्शंस है, ऑनलाइन शॉपिंग है, इनको प्रमोट करना था डिजिटल बैंकिंग की प्रैक्टिस डालने के लिए, ठीक है। आल्दो ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली अभी 2019 में जब कोविड आया उस वजह से बहुत ज्यादा कामयाब हो गया ये कंसेप्ट, डिजिटल बैंकिंग की आदत हमारे यहाँ हर इंडियन को पड़ चुकी है। उसके अलावा इसमें करते क्या है, कस्टमर के तौर पे आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो जो लो इनकम हाउस होल्ड है। अगर आपका छोटा बिजनेस है तो आप करंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। इट इज जस्ट लाइक अदर बैंक्स। और ये बैंक क्या करेंगे, अपने एटीएम कार्ड इशू करेंगे, यानी डेबिट कार्ड इशू करेंगे, और आप कहीं भी मनी की ट्रांसफर कर सकते हो वर्चुअली, ऑनलाइन बैंकिंग यानी मोबाइल बैंकिंग के द्वारा। जो हम टिपिकली हम यूज करते हैं कि साहब हम नेफ्ट के थ्रू भेजते हैं, आई होप आपको पता होगा पेमेंट भेजने का तरीका, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या रियल टाइम
ग्रॉस सेटलमेंट है या पेमेंट सिस्टम था हमारे यहाँ का, तो उन सभी की सहायता से आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। और नई टेक्नोलॉजी आने से, मोबाइल कॉमर्स आने से, ई बैंकिंग आने से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था कि हम ब्लैक मनी को डिस्करेज करना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू करेगा तो वाइट में करेगा, ब्लैक का तो चक्कर ही नहीं रहेगा। तो ब्लैक मनी को डिस्करेज करना भी इसका एक मोटो रहा। तो ये कुछ इसके फंक्शन मैंने आपको बताए। उसके साथ साथ अब बात करते हैं रेगुलेशन की, क्योंकि हमारे नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है मैं उस पर बात करूंगा। इसके लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी दैट वाज मिनिमम ₹100 करोड़। जब लाइसेंस देने की बात आई तो कंडीशन देखेगी उनके लिए कि आपका जो कैपिटल का बेस होना चाहिए दैट शुड बी मिनिमम 100 करोड़ रुपीस। देन जो प्रमोटर होंगे उनका स्टेक रहेगा एटलीस्ट 40% एंड फॉर द फर्स्ट 5 years दे कांट सेल देयर स्टेक्स। अपनी होल्डिंग वो 5 साल तक बेच नहीं सकते और कम से कम उनको 40% स्टेक लेना पड़ेगा एज ए प्रमोटर। देन वोटिंग राइट की बात करें तो जो हमारे पेमेंट बैंक्स हैं इनको हमने इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर भी लेना है, यानी एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो काम करेंगे। तो वोटिंग पावर पर शेयर होल्डर का कितना रहेगा? मैक्सिमम 10%। हाँ, आरबीआई चाहे तो ये बढ़ाकर कितना कर सकता है? 26%। ये कुछ रेगुलेशन की बात है जो आरबीआई ने लगाई। और अगर मैं कस्टमर की बात करूं, आम आदमी अपना जो अकाउंट खोलेगा उसके अंदर जो डिपॉजिट की लिमिट रखी दैट वाज ₹1 लाख। 1 लाख से एक्स्ट्रा ये डिपॉजिट नहीं ले सकते आम आदमी से। आल्दो अभी सभी पेमेंट बैंक्स ने आरबीआई को रिक्वेस्ट किया हुआ है कि इसको बढ़ाकर 5 लाख किया जाए और पॉजिटिवली वो जल्दी होने वाला है, बट टिल डेट इट इज ओनली ₹1 लाख। उसके बाद पेमेंट बैंक्स में एक ड्रॉबैक कह लीजिए, उसकी अब हम बात करेंगे, ये लैंड नहीं कर सकता। Just like other commercial banks, they can't lend money to any customer, even their directors also. अपने डायरेक्टर्स को भी पैसा उधार या लोन पे वो नहीं दे सकता, वो सिर्फ डिपॉजिट ले सकते हैं। क्योंकि टिपिकली कमर्शियल बैंक्स का काम क्या होता है? एज ए मिडल मैन, एक सेट ऑफ कस्टमर से पैसा लेते हैं, दूसरे सेट ऑफ कस्टमर को पैसा देते हैं। पर यहाँ पर सिर्फ पैसा लेने वाला रूल तो रखा गया, लैंडिंग की फैसिलिटी इनको नहीं दी गई। इसके साथ एक और चीज रखी गई, दे कांट इशू क्रेडिट कार्ड्स। डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं वो, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। और जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट का मोटो था फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो ये कहा गया कि आपकी कम से कम 25% ऑफ योर ब्रांचेस कहां पर होनी चाहिए? ऐसे रूरल एरिया में जो अब तक अनबैंक्ड है, जहां तक अब तक बैंकिंग प्रैक्टिस नहीं पहुंची है। क्योंकि हम सब जानते हैं एक बैंक की ब्रांच खोलना अपने आप में वो नीड वेरी मच लाइक हाई अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। पर यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे आउटलेट्स, रिटेल शॉप कोई बंदा चला रहा है, किराना स्टोर्स को बोलते हैं हम, ग्रोसरी की शॉप चला रहा है वो खोल सकता है, कोई रिचार्ज का ऑफिस चला रहा है वो पेमेंट बैंक का सेंटर बन सकता है, कोई साइबर कैफे रन कर रहा है वो पेमेंट बैंक का हब बन सकता है। तो जो अनबैंक्ड एरियाज थे खासकर रूरल एरियाज में, वहां तक हमने पेनिट्रेट करना था। तो इसलिए कंडीशन लगाई गई आरबीआई के द्वारा कि कम से कम 25% ब्रांचेस आपको ऐसे एरिया में खोलनी पड़ेगी। तो ये पेमेंट बैंक के कुछ रेगुलेशन है। कुछ और भी रेगुलेशन है जो हम डिस्कस करते हैं। कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआई। इंडिया से बाहर कोई व्यक्ति है, रहता है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, वो अपना अकाउंट यहां पर ओपन नहीं कर सकता। यू मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। हाँ, आप बाहर किसी को फंड ट्रांसफर कर सकते हो, वो अलाउड है, बट एनआरआई अपना अकाउंट यहां नहीं खुलवा सकता। उसके अलावा जो हमारे यहाँ कमर्शियल बैंक्स हैं, हम सब जानते हैं लैंडिंग से पहले उनको एक रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, CRR। कहां पर रखते हैं वो? आरबीआई के पास, कैश रिजर्व रेशियो। ये पेमेंट बैंक्स को भी रखना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है इनके लिए। हाँ, जो एक और रेशियो कमर्शियल बैंक्स मेंटेन करते थे SLR, वो इनके लिए नहीं है। इनके लिए कौन सा है? ओनली CRR, कैश रिजर्व रेशियो। अब जितना भी पैसा कस्टमर से इन्होंने लिया उसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। उसका 75% ऑफ योर डिमांड डिपॉजिट मस्ट हैव टू इन्वेस्ट कहां पर? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन सी? जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर हुआ। जैसे आप पढ़ते होगे ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स, सबसे फेमस जो हमारे इंडिया में शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, वो कौन सी है? ट्रेजरी बिल्स है। तो पेमेंट बैंक्स को अपने टोटल डिमांड डिपॉजिट का 75% इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसका बेनिफिट ये है कि लिक्विडिटी बनी रहेगी, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं। आप जब चाहो कैश में कन्वर्ट कर सकते हो,
जब पेमेंट बैंक के पास सरप्लस कैश होगा वो सिक्योरिटी परचेज कर लेगा। उसके अलावा एक और रूल, ये कोई भी अपनी ऐसी सब्सिडरी ओपन नहीं करेगा जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी करेंगी। यानी अगर पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया गया है तो ऐसी कोई भी अपनी सिस्टर कंसर्न सब्सिडरी वो नहीं खोल पाएगा जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज में इंडल्ज हो। ये रूल है उनके लिए। हाँ, वो ये कर सकते हैं दूसरे कमर्शियल बैंक्स के साथ, जैसे म्यूचुअल फंड सेल करने का टाई अप कर लिया आपने, इंश्योरेंस सेल करने का टाई अप कर लिया, तो बाकी कमर्शियल बैंक्स के साथ आप काम कर सकते हो एज देयर बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, उनके बिहाफ पे आप ये काम कर सकते हो। और एक चीज मैंडेटरी रहेगी कि आपको अपने नाम के आगे एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, पेमेंट बैंक। जैसे हमारे यहाँ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में है ना, सभी बैंक्स के आगे बैंक वर्ड लिखना पड़ता है, तो यहां पर वर्ड स्पेसिफिक किया गया पेमेंट्स बैंक, ताकि ये उन बैंक से अलग दिखे जो हमारे यहाँ नॉर्मल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे प्राइवेट है या पब्लिक है या फॉरेन बैंक्स हैं। क्लियर? तो ये तो बात आई रूल की। अब ऑलरेडी हमारे यहाँ कितने बैंक एक्टिव हैं, तो मैंने इसकी लिस्ट आपके सामने दे रहा हूं। टोटल 6 बैंक्स आर वर्किंग राइट नाउ। ऑल्दो लाइसेंस दिया गया था 11 बैंक्स को, बट स्टिल डेट, मैं बात कर रहा हूं 2021 की, आज की डेट में Jan 21 तक ओनली 6 बैंक्स आर वर्किंग। बहुत से बैंक और थे, जिसमें बड़ा फेमस था आदित्य बिरला, उसने डिसकंटिन्यू कर दिया ऑपरेशन। वोडाफोन एम पैसा था, उसने डिसकंटिन्यू कर दिया। फिलहाल जो चल रहे हैं वो कौन से हैं? ये गवर्नमेंट सेक्टर का है। जो हम पहले इंडियन पोस्ट ऑफिस बोलते थे, अब उसके लिए बन गया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स। आप सिंपल पोस्टल सर्विस के साथ साथ बैंकिंग सर्विस भी ले सकते हो। दूसरे नंबर पे एयरटेल का पेमेंट बैंक है, जियो का पेमेंट बैंक आपने सुना होगा, पेटीएम सबसे फेमस, सबसे बड़ा ग्रुप आज की डेट में इंडिया में। अगर मैं होल्डिंग की बात करूं तो पेटीएम और एयरटेल बोथ आर द मार्केट लीडर्स। फिनो पेमेंट बैंक है एक, और एक और है पब्लिक सेक्टर का एनएसडीएल। एनएसडीएल बेसिकली क्या था हमारे यहाँ, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जो डीमैट करता था शेयर्स का, उस कंपनी को भी ये लाइसेंस दिया गया। तो 6 बैंक्स आर वर्किंग राइट नाउ। अब क्या फायदे हैं इसके पब्लिक को, उसकी बात करते हैं हम। सबसे पहली बात, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, तो बड़ी लो कॉस्ट होती है। इन बैंक की ब्रांचेस को ओपन करने की बड़ी कॉस्ट जो है बहुत कम होती है। उसका बेनिफिट ये लोग पास करते हैं एंड कस्टमर को, कि वो क्या करते हैं, आप कस्टमर को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। अदरवाइज वो कमर्शियल बैंक में जाएंगे ना, आपके पास क्यों आएंगे? यू हैव टू इंड्यूस देम। तो इंड्यूस करने का तरीका क्या है, आप उनको ऑफर करो अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑलरेडी कम है। उसके अलावा वाइड नेटवर्क, ऑब्वियसली कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, तो आप हर गांव में हर गली में पहुंच सकते हो। छोटा सा सेटअप चाहिए होता है, और जो ऑलरेडी शॉपकीपर है वो उसकी एजेंसी लेके ये काम कर सकता है। और जिस हिसाब से हमारे यहाँ स्मार्टफोन्स का पेनिट्रेशन बढ़ा है, खास करके 2019 के बाद इनकी डिमांड बढ़ गई है, तो नेटवर्क इनका ज़्यादा हो गया है। और एक अच्छी बात ये कहो, जो बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम पढ़ते थे एनपीए, कि जी बैंक्स ने लोन दिए बट कस्टमर पे नहीं कर रहा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है वो पे नहीं कर रहा, या फार्मर्स है वो पे नहीं कर रहे। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का कंसेप्ट ही खत्म हो गया, क्योंकि लैंडिंग ही नहीं होगी तो नॉन परफॉर्मिंग कहाँ से आएगा? लैंड तो करना ही नहीं है ना आपको सिर्फ डिपॉजिट करना है। तो ये भी इसका बेनिफिट है। उसके अलावा कस्टमर के लिए कन्वीनियंट है, आपके डोर स्टेप पे आइए, आप अपने मोबाइल में बैठे बैठे पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो, कोई बिल पे कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। तो बड़ा कन्वीनियंस एक मोड है, और सेफ्टी भी है, क्योंकि आरबीआई का बैकअप है, लाइसेंस तो आरबीआई इशू करेगा ना, तो सेफ है। उसके अलावा एक और सोशल फैक्टर हम कह सकते हैं कि रूरल एरियाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, क्योंकि बहुत बड़ा फाइनेंशियल बैकअप नहीं चाहिए बैंकर बनने के लिए, आप इजीली इस बैंक की ब्रांच ले सकते हो। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी बहुत अच्छा मॉडल है बिजनेस का, हमारे जैसे देश के लिए जहां पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ फ़ायदों की बात हुई। अब हर चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होते हैं, तो कुछ लिमिटेशंस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैंने 3 पॉइंट्स में कवर किया। सबसे पहली बात, नो लैंडिंग फैसिलिटी। जो बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल के नाम पर कमाने का जरिया होता था, वो लैंडिंग होता था, वो यहाँ पर अलाउड नहीं है, ये इसकी लिमिटेशन है। लैक ऑफ अवेयरनेस,
अब भी बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ पर अवेयरनेस का इशू है, पब्लिक को पता नहीं है कि ये एग्जैक्टली, उनको भी लगता है ये प्राइवेट है, हमारा पैसा डूब जाएगा, तो कॉन्फिडेंस नहीं है। दे हैव टू क्रिएट, दे हैव टू बिल्ड अप अमंग ऑल द कस्टमर्स। और डिपॉजिट की जो लिमिट है, मैंने आपको पहले बताया, ये लिमिट अभी सिर्फ 1 लाख रुपए है। आल्दो इसके ऊपर बढ़ाने की बात चल रही है, बट राइट नाउ इट्स अ लिमिट कि आप 1 लाख से ऊपर कोई कस्टमर डिपॉजिट नहीं कर सकता। तो ये कुछ कमियां हैं इस पेमेंट बैंक के सिस्टम के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेमेंट बैंक एंड मैंने जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से, रेलिवेंट पॉइंट्स से सारे कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ भी आएगा एंड वेरी ऑल द बेस्ट एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर कमिंग एग्जाम। और हमारे पास ऑलरेडी एक मोबाइल एप्लीकेशन के हम थ्रू टीच करते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और उस ऐप में आपको ऐसे बहुत से यूनिक फीचर हम लोग ऑफर करेंगे जहां पर आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएंगे कि हमारी पोजीशन क्या है अमंग ऑल द नेट एस्पायरेंट्स। तो आप प्लीज़ विजिट करें हमारी एप्लीकेशन को, उसके फीचर्स देखें। और एडमिशन्स आर रनिंग, किसी को एडमिशन इंटरेस्ट हो लेने में तो आपको यहाँ मोबाइल नंबर भी दिया गया है, आप उन पर कॉल करके बात कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।